तो ब्लैक लाइफ मैटर ये आंदोलन आ गया 2013 में हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अन्य स्थानों पर काले लोगों के प्रति हिंसा तथा प्रणालीगत नस्लवाद के खिलाफ अभियान इसमें शुरू किया गया था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगठन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगठन की स्थापना की गई थी, जो बिना किसी औपचारिकता के विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में कार्य करता है तथा सोशल मीडिया का उपयोग महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसमें किया जाता है। अफ्रीका व एशिया भी निजाति चेतना का, तो अफ्रीका और एशिया में भी निजाति यानी रेशियल कॉन्शियसनेस है उसका उदय हुआ है। तो जैसे नाइजीरिया में बियाफान युद्ध हुआ, दक्षिण सूडान में गृह युद्ध हो रहा है, फिर श्रीलंका में तमिल ईसाइयों द्वारा आतंकवाद, ये सब क्या है? ये एक रेशियल जो कॉन्शियसनेस है उसके डेवलप होने का कारण है। 1944 में रवांडा में संघर्ष होता है। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन से जातीय प्रतिद्वंदता, रेशियल जो कंपटीशन है और क्षेत्रीय संघर्ष का उभार हुआ है। तो हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में बहुत सारे जो देश हैं अभी लड़ रहे हैं, तो उनके बीच लड़ाई क्यों है? मेन कारण है वो रेस के कारण लड़ाई हो रही है। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, तो पहचान की राजनीति के वैश्विक महत्व वाले शक्तिशाली कारकों में 1950 के दशक के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का विकास हुआ, यानी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो तेजी से बढ़ा। उसने समाज की बढ़ती संख्या को एक विशिष्ट बहुसांस्कृतिक का रूप दे दिया। राष्ट्रों की बढ़ती संख्या में बहुजातीय, बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक चरित्र, नागरिक व राजनीतिक सामंजस्य के साथ सांस्कृतिक विविधता व पहचान संबंधी अंतर को कम करने के प्रयास किए गए। 21वीं सदी की केंद्रीय राजनीति को चुनौती देने के रूप में तथा सामंजस्य के खिलाफ विविधता को संतुलित करने के प्रयासों में बहुसंस्कृतवाद उभरा, यानी मल्टीकल्चरलिज्म आया। यहाँ पर हर कल्चर को एक समान तोलने की बात की गई है, हर कल्चर को इम्पोर्टेंस देने की बात की गई। बहुसंस्कृतवाद नस्ल, निजातीयता, जातीयता व भाषा पर आधारित सांस्कृतिक भेदभाव पर जोर देता है। हालांकि बहुसंस्कृतवाद न केवल सांस्कृतिक विविधता के तत्व को पहचानता है, बल्कि इस बात को भी स्वीकारता है कि ऐसे मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को आप भी सम्मान करें, हम भी आपके रिलीजन या कल्चर को सम्मान करें। इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि की जानी चाहिए। यह एकता में विविधता पर बल देता है। यूनिवर्सिटी यानी जो एकता में मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, जैसे भारत में क्या है? भारत में यही ना है। भारत में बहुत सारे कल्चर, धर्म, फिर जाति और रीजन के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में एकता है। विविधता तो है ही, तमिल रहते हैं, फिर आंध्र में अलग है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए तो वहाँ की अलग संस्कृति है, जम्मू कश्मीर वगैरह में चल जाइए तो वहाँ की अलग संस्कृति है, इधर वेस्ट में चल जाइए तो अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी एकता है। भारत एक जुट राज्य है। बिल किमका के अनुसार अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों को मान्यता देना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि यह उनका नैतिक दावा है, अपितु उनके अस्तित्व से व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है तथा उन मूल्यों का परीक्षण करने व विकल्पों का मूल्यांकन भी करता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है उनको मान्यता देना, रिकॉग्निशन देना, जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति को इसलिए मान्यता देना आवश्यक नहीं है कि यह उनका नैतिक दावा है। वो तो ठीक है, उनका नैतिक दावा है ही, इसके साथ साथ उनके अस्तित्व से जो व्यक्ति है वो सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है। तो अगर हमारा इंटर कल्चरल जो मिक्सिंग होगी, ज़्यादा होगी, तो हम उनके धर्म या उनकी संस्कृति के, उनके कल्चर के, अन्य लोगों के जो कल्चर है उससे कुछ सीख पाएंगे। उनका परीक्षण करके, उनका मूल्यांकन करके हम उसमें या तो ऐड कर लेंगे या माइनस कर देंगे कोई चीज। जस्टिफाइंग डाइवर्सिटी, तो सांस्कृतिक विभिन्नता को सही ठहराने के तर्क। तो व्यक्तिगत पहचान सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित होती है। यह अल्पसंख्यक व बहुसांस्कृतिक अधिकारों के विचारों को दर्शाता है, जिसे कभी कभी विशेष अधिकार के रूप में देखा जाता है। तो अगर डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर जो मल्टी कल्चरल राइट्स हैं उनको दिया जाना आवश्यक होता है, या अल्पसंख्यक राइट्स को महत्व इसमें दिया जाता है। बिल किमका ने 3 प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकारों की पहचान की है। पहला सेल्फ गवर्नमेंट राइट, दूसरा पॉलीएथनिक राइट और तीसरा है रिप्रेजेंटेशन का राइट। तो सेल्फ गवर्नमेंट राइट में ये कहते हैं कि इन्हें, बिल किमका ने इन्हें नेशनल अल्पसंख्यक कहा है। जो सेल्फ गवर्नमेंट का राइट है, स्वशासन का अधिकार है, ये केवल नेशनल माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। जो वहाँ जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम है, तो भारत के जो मुस्लिम है उनको शासन का अधिकार दिया जा सकता है। बाहर से आए हुए मुस्लिमों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो अमेरिका के जो मुस्लिम होंगे उनको शासन का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से जो भारत से मुस्लिम जाएंगे अमेरिका में, उनको शासन का अधिकार की मनाही देती है, कौन देते हैं? बिल किमका। क्षेत्रीय रूप से केंद्रित
साझी भाषा होनी चाहिए। फिर मानव गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में जीवन का सार्थक तरीका, मीनिंगफुल वे ऑफ लाइफ अक्रॉस द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मानव गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में जीवन का सार्थक तरीका क्या होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, हमारी जो वे ऑफ लाइफ है संकीर्णता से ग्रस्त होनी चाहिए या हमें व्यापक दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम के रास्ते पर चलना चाहिए, ये उसी की बात करता है। फिर पॉलीथेनिक राइट, बहुजातीय राइट, तो जाति समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की मदद करते हैं जो अपनी सांस्कृतिक विशेषता को व्यक्त करने और उनको बनाए रखने के लिए आप्रवास के माध्यम से विकसित हुए हैं। तो इसमें बेसिकली जो बहुत सारे जो अल्पसंख्यक हैं उनके जाति और धार्मिक जो राइट्स हैं उनको, उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, उनके जो कल्चरल स्पेशलाइजेशन है उसको इसमें संरक्षित करने की बात की जाती है। जैसा कि आर्टिकल भारत में जो आर्टिकल 29-30 है उसमें भी ये बातें की गई। रिप्रेजेंटेशन राइट, तो जो माइनॉरिटीज हैं उनको आप प्रतिनिधित्व दें, प्रतिनिधित्व का अधिकार दें। अल्पसंख्यक या वंचित समूहों की शिक्षा में, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के वरिष्ठ पदों पर कम प्रतिनिधित्व को दूर करने का प्रयास किया जाए। अमेरिका में इसमें सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन की बात की जाती है। यहाँ पर जो श्वेत लोग हैं, वहाँ के ब्लैक लोग हैं, वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए किया जाता है। तो भारत में इसको रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। प्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए जो ST SC हैं उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित रहती हैं, तो इनको प्रतिनिधित्व राइट दिया जाता है। बहुसंस्कृतवाद के 3 मॉडल हो सकते हैं। एक तो उदारवादी बहुसंस्कृतवाद यानी लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें स्वतंत्रता व सहनशीलता के प्रति प्रतिबद्धता इसमें देखी जा सकती है कि फ्रीडम और टॉलरेंस की बात की जाती है। इसको समर्थक कौन है, बिल किमलिका, ये लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के समर्थक हैं, बिल किमलिका। प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद, तो सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करता है और मूल्य बहुलता पर बल देता है। तो वैल्यू प्लूरलिज्म पर बल देता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये अलग अलग मूल्य हैं और ये मूल्य आपस में हर व्यक्ति के लिए अलग डिफर करते हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए समानता महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता। तो हमें दोनों को वैल्यू करना है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मान रहा है उसको ही वैल्यू हमको देना है, और जो व्यक्ति समानता को महत्वपूर्ण मान रहा है उसको भी महत्वपूर्ण मानना है हमें। हमें किसी के साथ कैटेगराइजेशन हम नहीं कर सकते हैं कि स्वतंत्रता सबसे पहले आएगी, फिर समानता आएगी, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, नहीं। जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी तरह आप ट्रीट करो। तो इज़ाया बर्लिन इसके महत्वपूर्ण समर्थक है कि हर वैल्यू की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है, आप कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते या उनको श्रेणीगत नहीं कर सकते। सर्वदेशीय बहुसंस्कृतवाद यानी कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म, तो सांस्कृतिक विविधता और पहचान की राजनीति का समर्थन। उदार व बहुलवादी दोनों विचारकों के विपरीत इन्हें राजनीतिक संवेदनाओं और प्राथमिकताओं के पुनर्वितरण से संक्रमणकालीन राज्यों के रूप में अधिकार अधिक देता है। तो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म, सर्वदेशीय बहुसंस्कृतवाद, तो वही है जो भारत में टैगोर वगैरह जिसकी बात करते हैं, या भारत में अरविंदो घोष ने जैसी बात की है कि बहुत वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व ही हमारा घर है, ऐसी ये बातें करते हैं। तो हमें जो सारे कल्चर हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। चंद्रन कुकुथस ने अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को सही नहीं माना है। उसके अनुसार स्वायत्तता से अधिक निष्पक्षता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि निष्पक्षता हो, पार्शियलिटी ना हो, कि आप हिंदू हैं तो आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, या कि आप मुसलमान हैं तो आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है। प्लस आपको संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए कि आप अपने आपको एक ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज कर सकें। एंज फिलिप्स क्या बोलते हैं कि अस्मिता, पहचान या आइडेंटिटी समूह स्वयं अर्जित नहीं करता है, यह दूसरों के द्वारा बनाया जाता है। तो समूह स्वयं आइडेंटिटी अर्जित नहीं करता है। तो जो मुसलमान हैं वो उन्होंने आइडेंटिटी अर्जित नहीं की है, बल्कि दूसरे द्वारा इसे बनाया गया है कि ये मुसलमान है, ये बात है। लिंग व पहचान, जेंडर एंड आइडेंटिटी, तो लिंग की राजनीति 19वीं सदी में नारीवाद की प्रथम लहर की साथ उभरी है। जो लिंग की राजनीति है यानी पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर, ये 19वीं सदी में नारीवाद की प्रथम लहर जो आई थी, जो जिसे हम उदारवादी या समाजवादी लहर भी कह सकते हैं, के साथ उभरी थी। इसे तीन लहरों में देखा जा सकता है। तो 3 लहरें कौन कौन सी थी, लिबरल फेमिनिज्म, फिर रेडिकल फेमिनिज्म और तीसरी लहर थी, प्रथम लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। तो प्रथम लहर में लिबरल फेमिनिज्म था, कानूनी व राजनीतिक अधिकार इसमें मांगे गए थे। फिर लिबरल फेमिनिज्म में हम जो पहली लहर है उसमें हम सोशल जो फेमिनिज्म है, जो मतलब कम्युनिज्म से प्रभावित थे, या मार्क्स और एंजल से जो फेमिनिस्ट थिंकर प्रभावित थे, उनको भी इसमें जोड़ सकते हैं। कानूनी और राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं। यह अंतर अंधता या अंतर अंधा रूप इसके लक्ष्य लिंग रहित व्यक्तित्व की
उपलब्धि जिसमें महिलाओं पुरुषों का अंतर पार करने की अनुमति है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ट्रीट किया जाए, उनको भी राजनीति में उसी तरह के मौके दिए जाएँ जिस प्रकार से महिलाओं को मिलते हैं, इस प्रकार से पुरुषों को मिलते हैं और सार्वभौमिक मताधिकार की ये बात करते हैं। जहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें अगर समाजवादी या कम्युनिस्ट जो थिंकर हैं उनके पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो मार्क्स व एंजल कहते हैं कि जब तक कैपिटलिज्म समाप्त नहीं होगा तब तक महिलाओं का शोषण समाप्त नहीं होगा। फिर रेडिकल फेमिनिज्म आता है, ये दूसरी लहर थी, इसमें उग्र कट्टरपंथी नारीवाद था। सभी समकालीन व ऐतिहासिक समाज प्रतिशोधात्मक है। उनका मानना है कि हमें पैट्रियार्की को खत्म करना है, हमें सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट लाना है कि टोटल और टोटल जो महिलाएं हैं वही समाज का निर्माण करेंगी। हम जो पुरुष हैं उनके आवश्यकताओं को जो मशीन है या जो टेक्निकल चीज़ें हैं मशीनरी के द्वारा उनकी जो पुरुषों की आवश्यकता है उसको समाप्त कर देंगे। तीसरी लहर में अंतर नारीवाद आता है, यानी इंटरसेक्शनैलिटी आती है, इंटर फेमिनिज्म आता है, फिर नारीवाद में इसमें भेद, फिर इसमें ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं जो कि हमने नारीवाद में स्पेशल रूप से पढ़ भी रखा है, तो उसको आप जाके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। उग्र नारीवाद, तो नारीवाद में पहचान व अंतर का मुद्दा। उग्रवादी नारीवाद के भीतर तनाव से उभरा, जिसने महिलाओं व पुरुषों के बीच मौलिक व अपरिवर्तनीय विभेद पर जोर दिया। इसे विभेद नारीवाद के रूप में, डिफरेंस फेमिनिज्म के रूप में जाना जाता है। यह नारीवाद का ही स्वरूप है। इसका मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर अमिट व गहरे हैं, चाहे ये जीव विज्ञान के हों यानी बायोलॉजिकल स्तर पर हों, सांस्कृतिक स्तर पर हों या भौतिक अनुभवों से उत्पन्न हुए हों। जो महिलाओं और पुरुष के बीच अंतर हैं वो इतने गहरे हैं, अमिट हैं कि इनको पाटा नहीं जा सकता। तो सुजैन मोलर ओकिन की पुस्तक है अगेंस्ट आवर विल 1975 में आती है, में स्पष्ट किया है कि पुरुष शारीरिक और यौन शोषण की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं पर हावी होते हैं। पुरुषों ने एक बलात्कार की विचारधारा बनाई है जो डराने की एक सचेत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सभी पुरुष सभी महिलाओं को भय की स्थिति में रखना चाहते हैं। तो बेसिकली जो सुजैन मोलर ओकिन या सुजैन ब्राउन मिलर कहती हैं अगेंस्ट आवर विल में, जो बलात्कार की एक संस्था क्रिएट कर दी गई है, काइंड ऑफ बलात्कार के माध्यम से पुरुष ये स्टेटमेंट दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो आपको हमेशा भय की स्थिति में रहोगी। तो एक काइंड ऑफ डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है, जो मीडिया है वो ही बलात्कार के मुद्दों को उठाती है। फिर इससे क्या होता है, इससे होता है कि महिलाओं के अंदर भय पैदा होता है, महिलाएं हमेशा फियर में रहती हैं कि हमारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। तो जैसे जब दिल्ली जो गैंगरेप हुआ था, निर्भया गैंगरेप, उसमें जब एक अक्यूज से पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये हमारी जो संस्कृति है इनको ये भ्रष्ट कर रही हैं महिलाएं, तो इसके खिलाफ हम कर रहे हैं ताकि ये अपनी लिमिट में रहें। तो सोचो ये किस प्रकार की सोच के साथ इस प्रकार के जो संस्थान हैं क्रिएट किए गए हैं। तो बेसिकली जो मीडिया भी है वो भी पुरुषवादी है, तो इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है जिससे कि महिलाएं कांस्टेंट फियर में रहें, ये सुजैन मोलर ओकिन कहती हैं। तो जो बलात्कार की संस्था है ये क्रिएट की गई है जिससे कि महिलाओं को कॉन्स्टेंटली हमेशा के लिए फियर में रखा जाए, भय में रखा जाए, वो अपने आप को सुरक्षित कभी महसूस ही नहीं कर सकें। फिर डिफरेंस फेमिनिज्म, तो ये 1990 के दशक के बाद तीसरी लहर के साथ उभरा। इसमें अंतर की राजनीति के साथ एक गहरा कट्टरपंथी जुड़ाव शामिल है। समकालीन महिला आंदोलनों द्वारा विविधता व संकरता यानी हाइब्रिडिटी के मुद्दों पर जोर देकर विकसित समाजों में मध्यम वर्गीय श्वेत महिलाओं की आकांक्षाओं और अनुभवों पर नारीवाद के पहले के रूपों के भीतर सुधार की कोशिश की जा रही है। इसमें कम आय की महिलाओं, विकासशील देशों की महिलाओं व अन्य लोगों के बीच रंग की महिलाओं यानी कि जो ब्लैक फीमेल्स हैं की आवाज़ को प्रभावी ढंग से सुना जाता है और उनकी स्थिति को, उनकी आवाज़ को गति दी जाती है। लिंग या ट्रांस सिद्धांत, जेंडर एंड ट्रांस थ्योरी, ये जूडिथ बटलर के कॉन्सेप्ट है। जूडिथ बटलर सामाजिक प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं, सोशल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करती हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक में लैंगिक राजनीति में एक नई सोच का उभार ट्रांस आंदोलनों यानी ट्रांसजेंडर आंदोलनों के रूप में विकसित हुआ है। भाई जो थर्ड जेंडर है उसके आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने एक चुनौती खड़ी की है ट्रांस पॉलिटिक्स। ये लोग अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं जो थर्ड जेंडर है। जैसे भारत में अभी भी जो 377 का केस है उसमें अब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये मैरिज का अधिकार भी चाह रहे हैं जो थर्ड जेंडर के लोग हैं। तो ये अपनी अलग आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस भी किया इसके बारे में। इसके अनुसार लिंग मूल रूप से आत्म परिभाषा का विषय है और यह आंतरिक भावनाओं पर आधारित है। तो हम किस लिंग के हैं ये हम डिसाइड करेंगे, ये आंतरिक भावनाओं पर आधारित है।
ये हमारे आत्म परिभाषा का विषय है। हमने केवल 2 बाइनरी बना ली है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, जबकि कोई थर्ड जेंडर भी तो हो सकता है, कोई फोर्थ जेंडर भी तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है। क्या ज़रूरी है कि स्त्री हो या पुरुष हो? हो सकता है कोई इन चीज़ों को मानता ही ना हो। ये कहाँ से डिसाइड होगा कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? हो सकता है कुछ और नया कॉन्सेप्ट सामने आ जाए या हो। तो आप केवल 2 कॉलम ही क्यों रख रहे हो कि मेल और फीमेल? आप थर्ड कॉलम रखो, फोर्थ कॉलम रखो और जो आइडेंटिटी है उसको आप काइंड ऑफ संकीर्ण मत करो, नैरो डाउन मत करो उसको और व्यापक बनाओ। क्या लोग जो है तो 2 बाइनरी में ही परिभाषित किए जा सकते हैं? बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो उससे आप उसको परिभाषित करने की कोशिश बेसिकली करो। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात इसमें थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो धर्म और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंधों ने विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद धर्मनिरपेक्षता थीसिस को उलझा दिया है। जो ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, उसे नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया है। फिर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया में अमेरिकी शैली के जो पेंटोकोस्टलवाद का प्रसार हुआ है। अन्य स्थानों पर धार्मिक मान्यताओं के लिए आंदोलन का उभार हुआ है। फालुन गोंग चीन में उभरा एक आध्यात्मिक आंदोलन है, फालुन गोंग। जापान में ओम शिनरिक्यो, डुम सदे पंथ का उदय आदि, ये सब क्या है? यही इसी का उदाहरण है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही उदाहरण है। धार्मिक पुनरुत्थान को पहचान की राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। धर्म आधुनिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान को पुनर्जीवित करने का एक विशेष रूप से शक्तिशाली साधन साबित हुआ है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, द यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन अफ्रीकन कम्युनिटी लीग। द यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन एंड अफ्रीकन कम्युनिटीज लीग, UNIA, यूनिया ACL। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी औपनिवेशिक जमाइका में। संस्थापक हैं इसके मक्यूर्ज गार्वे और एमी एसवुड गार्वे। तो गार्वे एंड गार्वे इसके समर्थक हैं या इसके संस्थापक हैं। 1917 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना या इसकी शाखा स्थापित की गई थी। अन्य शाखाएं कैरेबियन देशों में है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में है। यह ब्लैक पावर का प्रारंभिक प्रकटन है। गुलामी, उपनिवेशवाद और नस्लवाद की विरासत पर सीधे प्रतिक्रिया करते हुए गार्वे ने UNIACL को दुनिया भर के अफ्रीकी लोगों के आत्मनिर्णय के लिए एक वाहन के रूप में देखा। उद्देश्य क्या था? अफ्रीकी महाद्वीप की यूरोपीय शासन से मुक्ति। आदर्शवाद क्या था? अफ्रीका देश और विदेश में अफ्रीकियों के लिए। तो अफ्रीका देश और विदेश में अफ्रीकियों के लिए गार्वे ने इन उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए रेस फर्स्ट विचारधारा को विकसित किया। पैन अफ्रीकन राष्ट्रवाद, पैन अफ्रीकन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। रेस फर्स्ट, हमारी जो रेस है क्या, ब्लैक रेस, वो फर्स्ट होनी चाहिए। UNIACL ने अपने लोगों को राज्य की सीमाओं और राष्ट्रीय नागरिकता के भीतर बाहर संगठित होने की बात करी है कि अगर आप यूएसए में भी हैं, यूरोप में भी हैं, कहीं भी हैं, आप संगठित रहिए, आप अपनी रेस को पहली तरजीह दीजिए। इसके पास अफ्रीकन सेना जैसी अर्धसैनिक इकाइयां व ब्लैक क्रॉस नर्स जैसी सहायक इकाइयां थीं। सदस्यों के बीच विवादों को एक समानांतर अदालत प्रणाली द्वारा निपटाया जाता था। अमेरिका में अपने सदस्यों को पासपोर्ट भी जारी किए हैं इन्होंने। स्वयं का झंडा लाल, काला व हरा हुआ करता था। इनका स्वयं का राष्ट्रीय गान हुआ करता था। इसने एक सहकारी निग्रो फैक्ट्रीज कॉर्पोरेशन चलाया जो सभी कर्मचारियों में स्वामित्व में था, सभी कर्मचारियों के स्वामित्व में था। इसके सदस्यों की सेवा करता था। UNIACL का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1920 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन के उद्घाटन के ठीक आधे साल बाद UNIACL सम्मेलन ने विश्व के निग्रो लोगों के अधिकार की घोषणा की। हम दुनिया के निग्रो लोगों के विधिवत चुने हुए प्रतिनिधि, न्यायपूर्ण और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सहायता का आह्वान करते हुए दुनिया भर में हमारे रक्त के सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को स्वतंत्र नागरिक घोषित करते हैं और उन्हें अफ्रीका के स्वतंत्र नागरिकों के रूप में सभी निग्रो की मातृभूमि का दावा करते हैं। ये इनका घोषणा पत्र था। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होता है। इसको होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपने इसको आत्मसात किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है। तो आप चाहें तो इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं।
अगर आपको ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो एक स्पेशल थैंक्स का ऑप्शन भी है, तो अगर आप मेरी मेहनत को थोड़ा-सा रिवार्ड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। हालाँकि ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है, करना ना करना आप पर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।